अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने एरर एनालिसिस को डिस्कस करना है। एरर को डिफ़ाइन करेंगे, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। उसमें उसके फार्मूलाज को देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उसको भी देखेंगे। उसके साथ उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ, जैसे हम लोगों ने साइंटिफिक डिजिट्स के रूल पढ़े थे, ऐसे ही साइंटिफिक राउंडिंग विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे उनके रूल हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक हो गया जी। आज वाले टॉपिक में हम लोगों ने यही चीज़ें डिस्कस करनी है। अब हम आते हैं टॉपिक की जानब, एरर एनालिसिस। ठीक हो गया जी। एरर क्या होता है? हाँ जी, गलती क्या होती है? What is error? It is the difference between actual value and measured value is called error। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास कोई रॉड है, ठीक हो गया, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 2 मीटर। ठीक हो गया जी। ये जो हमारे पास उसकी लेंथ है 2 मीटर, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल लेंथ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम उसको मेजर करते हैं किसी स्केल से। तो पहली दफ़ा हम करते हैं m1 इज इक्वल 1.9, m2 इज इक्वल, दूसरी मरतबा हमारे पास आती है 2.1, m3 इज इक्वल टू 2m। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ होंगी m1, m2, m3, ये क्या होंगी? इसकी मेजर्ड वैल्यू। इसलिए हमने कहा है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ एरर। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास होता है एरर, जिसको हम मिस्टेक कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, यहाँ बुक पे उन्होंने दो टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें वो कहता है कि हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है और दूसरा हमारे पास है रैंडम एरर। लेकिन यहाँ पे मैंने जो 3 टाइप्स लिखी हैं उसमें मैं ग्रॉस एरर को भी डिस्कस करूँगा। ठीक हो गया जी। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? इट इज़ द एरर विच इज़ अराइज ड्यू टू सिस्टम। हाँ जी, सिस्टमेटिक का मतलब है जो सिस्टम में मिस्टेक आ रही होती है, सिस्टम में एरर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब ये देखें इसकी कॉजेज़ क्या हैं। हाँ जी, पहले मैं ऐसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सपोज़ हमारे पास जैसे फिज़िक्स की लैब होती है। ठीक हो गया जी। आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई एक प्रैक्टिकल करने जाते हैं। अब लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं वो उसके सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब सिस्टम में हमारे पास उसका टीचर भी आ जाता है, सिस्टम में स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, लैब असिस्टेंट भी आ जाता है। ठीक हो गया। उसमें उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी आ जाता है। अगर उसमें किसी किस्म की मिस्टेक होती है, एरर आता है, तो हम उसको कहेंगे कि सिस्टमेटिक एरर है। हाँ जी, कोई इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को लैब असिस्टेंट देता है, वो आप लोगों को गलत उठा के दे देता है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है तो हम उसको भी कहेंगे कि ये सिस्टमेटिक एरर है हमारे पास। अब इसकी कॉजेज़ क्या बनती हैं, इसकी वजह क्या बनती है? ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर। हाँ जी, कोई न्यू टीचर है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अगर आप लोगों को सही नहीं पढ़ा रहा, वो आप लोगों को सही समझा नहीं रहा, तो वो उसको भी हम कहते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक एरर है। फिर वो कहता है कि उसका पढ़ाने का कोई मेथड ठीक नहीं है, ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड, मतलब उसका मेथड ठीक नहीं है, तो इसको भी हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ड्यू टू इम्प्रॉपर स्केल। हाँ जी, आप लोग कोई स्केल उठाते हैं, कुछ स्टूडेंट है वो कुछ स्केल उठाता है, वो भी अगर स्केल गलत उठा देता है, गलत वो करता है, तो वो भी, उसमें भी हम क्या कहते हैं कि वो भी उसका सिस्टमेटिक एरर है। फिर इसी तरह ड्यू टू इम्प्रॉपर टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर भी लैब का मेंटेन ना हो, वो भी
सही ना हो तो उसको भी हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। उम्मीद है कि ये जो एरर्स का जो पहली टाइप्स थी सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम से ही सिस्टमेटिक एरर निकला है, मतलब सिस्टम में अगर कोई गलती आ रही है, कोई मिस्टेक आ रही है तो उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैंडम एरर। द एरर हुज काज इज नॉट नोन, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय द टेकिंग एवरेज। ठीक हो गया जी। हाँ जी, वो ये कह रहा है कि ऐसा एरर जिसका हमें पता ही ना हो, हमें मालूम ही ना हो, इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। ठीक हो गया जी। किसी सिस्टम में मिस्टेक आ रही है, किसी स्केल में मिस्टेक आ रही है, हमें उस मिस्टेक का पता ही ना हो, इस तरह की मिस्टेक हो, तो इस तरह की मिस्टेक को हम कहते हैं रैंडम एरर। और ये कब मिनिमाइज होगी और ये कब कम से कम होगी, जब हम क्या करेंगे इसको बाय टेकिंग दी एवरेज। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रॉस एरर। इट इज़ द एरर विच इज अराइजेज ड्यू टू केयरलेसनेस। अब केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। हाँ जी, मेरे पास ये देखें एक पेंसिल है, अब ये देखें इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, इसकी लेंथ को मेजर कर रहा हूँ। मैं लेंथ को मेजर कैसे कर रहा हूँ, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, अब मैं देख दूसरी तरफ रहा हूँ, तो इसको कहते हैं लापरवाही। मतलब ये कि मैं इसको पैमाइश तो कर रहा हूँ, मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, मतलब मेरी लापरवाही है इसमें ना, मैं उसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह की मिस्टेक को हम कहते हैं ग्रॉस एरर। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाई कंसंट्रेटिंग यूर एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, कंसंट्रेट मतलब अगर आप उसकी तरफ बिल्कुल कंसंट्रेट हैं, फोकस हैं, तो ठीक है, फिर आपका वो एक्सपेरिमेंट भी ठीक होगा। मतलब ये है कि आपका वो मेजरमेंट लेंथ की जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक हो गए। अगर आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, देख आप दूसरी तरफ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लापरवाही। इस तरह के मिस्टेक को हम कहते हैं ग्रॉस एरर। ठीक हो गया जी। हाँ जी, आगे हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। ठीक हो गया जी। एब्सोल्यूट एरर डिस्क्राइब हाउ फार अ मेजर्ड वैल्यू लाइज फ्रॉम द ट्रूथ वैल्यूज। ठीक हो गया जी। वो कहता है कि एक्चुअल वैल्यू आप लोगों की और जो आप लोग मेजर वैल्यू करते हैं उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या है हमारे पास, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। फिर इसी तरह रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर कंपेयर्स द साइज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू एंड इज ऑफन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। हाँ जी, रिलेटिव एरर का फार्मूला हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ओवर ट्रू वैल्यू क्रॉस 100, क्योंकि हमने परसेंटेज की बात की है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। ये जो बुक पे एग्जाम्पल दी गई है, यूर ट्रू वेट इज 125 पाउंड्स बट अ स्केल सेज यू वेट 130 पाउंड। वो कहते हैं जो आपका एक्चुअल वेट है वो है 125 पाउंड्स, जब आप उसको मेजर करते हैं तो वो होता है आपका 130 पाउंड्स। ठीक हो गया जी। और दूसरा उसने कहा है द गवर्नमेंट क्लेम्स that a program cost 49.0 billion but an audit shows that a true cost is 50.0 बिलियन। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ आप लोगों के सामने, हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। हाँ जी, इसके पार्ट ए को देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें उसने क्या है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, पार्ट ए में उसने क्या है, जो एब्सोल्यूट एरर है वो किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट एरर वो हमारे पास होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ठीक हो गए, ये उसने यहाँ गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो उसने कहा है कि मेजर्ड वैल्यू है वो उसकी 130 पाउंड्स है और माइनस जो एक्चुअल वैल्यू है वो 125 पाउंड्स है। ठीक हो गया जी। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 पाउंड। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह हमने निकालना है इसका रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर हमने पीछे उसका फार्मूले को डिस्कस किया है, तो वो था हमारे पास मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ओवर ट्रू वैल्यू क्रॉस 100। अब मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है, अब अभी हमने ये निकाला है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, वो हमारे पास आ रही है 5 पाउंड्स
ओवर हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है 125 पाउंड्स क्रॉस 100। ठीक हो गया जी। परसेंट, क्योंकि हमने परसेंटेज की बात की है तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4%। ठीक हो गया जी। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आ गया है 5 पाउंड और रिलेटिव एरर हमारे पास आ गया है 4%। अब हम आ जाते हैं इसकी बी पार्ट पे। ठीक हो गया जी। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास इसकी जो दूसरी टाइप्स है उसमें यही हमने निकालना है रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर को निकालना है हम लोगों ने। तो उसी तरह हम एब्सोल्यूट एरर निकालने लगे हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या है, वो हमारे पास है वही मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है $49.0 माइनस $50.0 बिलियन। ठीक हो गया जी। तो इसको जब सॉल्व करते हैं माइनस हमारे पास आता है 1.0 बिलियन, $1.0 बिलियन। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह जब हम इसका रिलेटिव एरर निकालते हैं, रिलेटिव एरर हमारे पास आता है इसका, उसी तरह हमने क्या करना है, अब हमने ये निकाला हुआ तो ये हमारे पास आता है माइनस 1.0 ओवर हमारे पास आ जाएगा 50 बिलियन। तो ये हमारे पास क्रॉस हमारे पास आ जाएगा 100%। तो ये देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2% हमारे पास क्या आ जाता है इसका, द क्लेम्ड कॉस्ट इज़ टू लो बाई 1.0 बिलियन और 2%। ठीक हो गया जी। ये देखिए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है कि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर का फार्मूला हमें पता दे तो हमने एग्जांपल पे हमने उसको अप्लाई किया है और हमने उनके आंसर निकाल दिए एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के। ठीक हो गया जी। हाँ जी, आगे हमारे पास इसी तरह की दो छोटी सी डेफिनेशंस हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे उसने जो मैं एग्जांपल से आप लोगों को मज़ीद क्लियर करवा देता हूँ। छोटी सी हमने एग्जांपल लिया, हमने क्या कोई राम है लड़का, उसका वेट जो है वो 60 kg है। अब मैंने ये उसका ट्रू वेट है, एक्चुअल वेट है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, उसका जो एक्चुअल वेट है वो है हमारे पास 60 kg। अब हम जब उसका हम वेट मेजर करते हैं तो पहली दफ़ा करते हैं 60.1 आ रहा है, दूसरी दफ़ा करते हैं 60.2 आ रहा है, तीसरी दफ़ा करते हैं 60.3 आ रहा है। अब हमने वो वाली वैल्यू देखनी है जो 60 kg के बिल्कुल क्लोज आ रही हो, क्लोजनेस ऑफ अ सिंगल मेजर्ड वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू जो हम मेजर करते हैं, ऐसी सिंगल वैल्यू जो उसके बिल्कुल करीब हो। तो अब ये देखें उसके बिल्कुल करीब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है 60.1। तो इसको हम कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू या फिर हम इसको कहते हैं एक्यूरेसी। अब उसके बाद हमारे पास प्रिसीजन आ जाती है। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज। हाँ जी, उसमें यह था कि जो क्लोज सिंगल वैल्यू जो उसकी बिल्कुल क्लोज आ रही हो तो वो उसकी क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। लेकिन प्रिसीजन बिल्कुल इससे अपोजिट है। उसमें यह है कि उसी तरह हम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं 60 kg राम की, फिर हम कहते हैं कि हम जब मेजर करते हैं उसको 50.1, 50.2, 50.3। इसका मतलब ये है कि उसके बिल्कुल करीब वैल्यू ना हो, कम से कम उससे कम नंबर्स, मतलब पॉइंट से मतलब 10 पॉइंट कम हो, 11 पॉइंट कम हो, इसी तरह जैसे हमने ये मेजर किया। तो इसका मतलब अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये प्रिसीजन में आ जाती हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे उसने कोई सिंगल वैल्यू का जिक्र नहीं किया। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह यहाँ पे बुक पे देखें इसकी एग्जांपल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन योर वेट। अगर ये आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गया है तो इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगी कि सपोज योर ट्रू वेट इज 102.4 पाउंड स्केल एट द डॉक्टर ऑफिस विच कैन बी रीड ओनली टू द नियरेस्ट क्वार्टर पाउंड सेज दैट यू वेट 1021/4 to the scale at the gym which gives a digital readout to the nearest 0.1 pounds says that you weight 100.7 pound which scale is more precise which is more accurate। हाँ जी, हमने ये बताना है कि क्या वो प्रिसाइज से कैसे होगा, प्रिसीजन से, और एक्यूरेसी से कैसे आएगा। ये नीचे बिल्कुल उसने सारा आंसर भाई क्लियर लिखा हुआ है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी।
हाँ जी, आगे हमारे पास कंबाइनिंग मैयर्ड नंबर। बेसिकली जैसे हमने साइंटिफिक डिजिट्स को डिस्कस किया है, उसके बाद राउंडिंग विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स को किया है, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे उसके भी हमने रूल्स को डिस्कस किया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में रूल को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वो कहता है कि राउंडिंग रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर वो कहते हैं कि राउंडिंग रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो उसके क्या रूल हैं। फिर वो कहते हैं अगर हम उसको ऐड या स्प्रेड करते हैं तो राउंडिंग विद फिगर्स में उसमें कैसे रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं, ठीक हो गया। अब राउंडिंग रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉलो द रीडिंग विच हैज़ स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक हो गया जी। अब हमने ऐसा रीड आउट करना है जो स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर हो। अब यहाँ पे डिवीजन में मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, मैंने क्या डिस्टेंस है x इज इक्वल टू, डिस्टेंस को मैंने x का नाम दिया है 5.72 मीटर, टाइम को मैंने क्या है 3.5 सेकेंड। अब यहाँ पे मैंने स्पीड मालूम करनी है, और जो स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब x ओवर t, इसका मतलब डिस्टेंस हमारे पास x है और t हमारे पास टाइम है। अब हमें पता है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, डिस्टेंस में हमारे पास 3, और यहाँ पे अगर हम देखें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक होगा जी। अब ये देखें मैंने x की वैल्यू भी लिख दी है, डिस्टेंस और टाइम भी लिख दिया, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 1.63429591 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया जी। अब ये देखें मैंने यहाँ ये चीज़ देखनी है, अब मैंने आंसर इतना तो नहीं लिखना। अब ये देखें हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है डिस्टेंस में और टाइम में 2 हैं, तो अब मैंने इनसे ज़्यादा आंसर नहीं लिखना डिजिट्स का, ठीक हो गया जी। तो अब ये जो पहला हमने क्या है, टाइम में 2 डिजिट्स हैं, डिस्टेंस में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो अब मैंने यहाँ से कम डिजिट्स का आंसर लिखना है। इसका मतलब अब यहाँ पे कम से कम डिजिट्स कितने हैं, टाइम में 2 हैं, इसका मतलब जो मेरा आंसर है उसमें 2 ही डिजिट्स होने चाहिए, ठीक हो गया जी। अब मैं फिर जब आंसर पे आ जाए तो मैं देखता हूँ 1.6 मैंने लिख लिया, 1.6। अब ये देखें नेक्स्ट सारे मैंने क्या कर देने, राउंड आउट कर देने हैं, ठीक हो गया जी, राउंड प्लेस कर देना मतलब उनको ख़त्म कर देना है। तो अब ये देखें फिर हमने रूल पढ़े हुए हैं, हमने कहा है कि अगर हमारे पास 5 से लेस हो तो हम क्या करते हैं, जो उससे अगला नंबर है वो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब हमने क्या लिखा है 1.6 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कम से कम हमारे पास 2 डिजिट्स थे जो हमने एग्जांपल लिखे, तो हमने आंसर भी वैसे ही लिख दिया है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, उसमें भी हम यही चीज़ लिखने वाले हैं। हाँ जी, अब ये देखिए इसमें हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब ये हमारे रेक्टेंगल बनाई है, उसमें हमने क्या उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 3.42 मीटर है, और जो विड्थ है वो हमारे पास है 1.973। अब मैंने यहाँ एरिया निकालना है, तो एरिया का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू हमारे पास होता है लेंथ क्रॉस विड्थ, जिसको हम लंबाई ज़रब चौड़ाई कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो है हमारे पास 3.42 मीटर, फिर क्रॉस हमारे पास है 1.973 मीटर। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 6.746 मीटर। अब यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास भी तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इस विड्थ में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएगा। तो अब ये देखिए मैं लिखने लगा हूँ 6.74, ठीक होगा जी। अब ये देखें अब वही बात आ गई, 3 तो हम लिखेंगे लेकिन अब फिर वही रूल वाली बात आ गई। अब ये देखें कि जो हमारे पास 7 है वो 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब जो उससे अगला नंबर उसमें एक नंबर का इजाफा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 6.75 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा मल्टीप्लिकेशन का
आंसर होगा। ठीक हो गया जी। ऐसे ही अब हम आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। राउंडिंग रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो द रीडिंग विच हैज़ लीस्ट डेसिमल। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, यहाँ से मैं लिखने लगा हूँ, मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैं ये लिखने लगा हूँ, हमारे पास है 1 पॉइंट, ये इसको मैं ए का नाम देता हूँ, ये मैं एक एडिशन की लेता हूँ, एक सब्ट्रैक्शन की लेता हूँ। मैं लेता हूँ 12.7 माइनस 1.23। ठीक हो गया जी, 1.23। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 11.53। अब ये देखिए, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट, और हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 11.53। ठीक हो गया जी। अब वही बात देखेंगे कि ये देखें, हमारे पास जो 3 आ रहा है ये लेस देन 5 है, तो इसका मतलब जो अब हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 11.5। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम अब देखने वाले हैं एडिशन की बात करेंगे। तो ये देख, मैं लिखता हूँ 2 प्लस 0.34। अब ये देखें, ये जो मैंने पहला नंबर लिखा है इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, दूसरे में हमारे पास 3 है, इसका मतलब हमारा आंसर 1 में आना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए, इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 2.34। ठीक हो गया जी। तो अब ये देखें, इसका मतलब ये दोनों हम स्किप कर देंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि 3 भी हमारे पास लेस देन 5 है, तो इसका मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, हमारे पास आंसर इसको टोटल ओनली 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये देखें, हमारे पास ये राउंडिंग फिगर्स के कोई रूल्स थे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के, उसके बाद डिवीजन सब्ट्रैक्शन के। उम्मीद है कि ये जितनी बातें मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई हैं अच्छी तरह आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह इसकी लास्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, इसमें कोई खंडरात की बात कर रहा है कि वो इतने साल पुराना है, उसकी एज कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई अच्छी तरह, तो एग्जांपल भी आप लोग अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।